नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2 महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी दी है। आपको बता दें, महिला की सुरक्षा के लिए महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है। वहीं लखनऊ में वीरांगना उदा देवी और बदायूं में वीरांगना अवंती बाई के नाम से बटालियन होंगी। आपको बता दें, लखनऊ के बिजनौर में महिला बटालियन के लिए जमीन की कार्यवाही भी की जा रही है। आपको बता दें, शासन ने शासनादेश इस मामले में जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2 महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी दी है। आपको बता दें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी और बदायूं में वीरांगना अवंती बाई के नाम से बटालियन होंगी। आपको बता दें कि लखनऊ के बिजनौर में महिला बटालियन के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं शासन की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब छोटे शहरों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी स्वकर प्रणाली के तहत गृह की वसूली करेगी। आपको बता दें कि भवन स्वामी अब खुद अपना गृह कर निर्धारण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका भूमि और दोनों वार्षिक मूल्य पर कर लागू किया है। आपको बता दें कि नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में संपत्ति कर की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2000 लागू है। नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर लगाने की कोई नियमावली नहीं थी। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए नियमावली न होने की वजह से संपत्ति कर वसूली में मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था। इसीलिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भवन और भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका 2021 को मंजूरी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। वहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए हैं कई, जिसमें एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं पंचायती राज नियमावली के प्रख्यापन का भी प्रस्ताव पास किया गया है। आपको बता दें कि पंचायती राज नियमावली के प्रख्यापन का प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है। वहीं पावर कॉरपोरेशन को 7,000 करोड़ का ऋण भी कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। गृह कर को खुद जमा करने के लिए आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को 4 मतपत्र एक मतपेटी में डालने की सुविधा मिलेगी। 4 चरणों में जिलेवार चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले के सभी विकास खंडों में चारों पदों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान दल में एक महिला होने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्येक मतदान स्थल पर 3 की जगह 2 मतपेटी रखने को कहा है। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने पर संबंधित मतदान स्थल पर 3 मतपेटियां रखी जाएंगी। एक ही मतपेटी में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के अलग अलग रंग के मतपत्रों को डाला जाएगा। वहीं वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने पुलिस कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। आपको बता दें कि 4 सालों में 135 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक एनकाउंटर में 135 बदमाश मारे गए हैं। वहीं साल 2017 में 28 और साल 2018 में 41 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि साल 2019 में 34 और
साल 2020 में 26 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। वहीं 2021 में अब तक 6 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ मेरठ में हुई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से पुलिस कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने पिछले 4 सालों में 135 लोगों का एनकाउंटर किया है। आपको बता दें अब तक एनकाउंटर में 135 बदमाश मारे गए हैं। वहीं 2017 में 28 और साल 2018 में 41 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि वहीं पंजाब किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले से खुश है। केंद्र सरकार ने फसलों की खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में ऑनलाइन पेमेंट करने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के किसान खुश हैं। दरअसल पंजाब के किसान लंबे समय से फसल खरीद की सीधी अदायगी की मांग कर रहे थे, लेकिन इस निर्देश से आढ़तियों में बेचैनी है और वे चाहते हैं कि किसान संगठन इसका विरोध करें। बताया जा रहा है कि पंजाब में भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल को छोड़कर ज्यादातर किसान इससे खुश हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इन निर्देशों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। इस बारे में आढ़ती संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से भी बात की है। बताते हैं कि बुधवार को दिल्ली में आढ़ती एसोसिएशन की किसान संगठनों के साथ बात होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत मथुरा से दिल्ली जाते समय अलीगढ़ के टप्पल में कुछ देर के लिए रुके। यहाँ उन्होंने टप्पल के किसानों और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से बातचीत भी की। इस दौरान राकेश टिकैत ने टप्पल में किसानों से 2 टूक कहा कि आपका अनाज आने वाला है। अगर उस अनाज की एमएसपी पर खरीद नहीं होती है तो किसान अपना अनाज पुलिस स्टेशन, एसडीएम और डीएम के यहाँ ले जाएं। अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो पार्लियामेंट पर आ जाएं। वहां अडानी का काउंटर खुला हुआ है, वह एमएसपी पर अनाज की खरीद करेंगे। तो इनसे पूछ रहे हैं कि गेहूं का क्या रेट है, क्या एमएसपी पे खरीद हो रही। अगर नहीं खरीद होगी तो ये पुलिस स्टेशन में ले जाएं, ये एसडीएम के यहाँ ले जाएं, ये डीएम के यहाँ पर अपना गेहूँ बेचें। ज़्यादा हो जिसको दिल्ली आना है दिल्ली के धरने पर आ जाए। वहाँ पे पार्लियामेंट पर नई मंडी खुल गई, अडानी का वहाँ पे काउंटर खुला है, तो शायद हो सके कि पार्लियामेंट पे बढ़िया भाव इसको मिल जाए किसानों को। तो इनसे बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सदन में लाए गए काले कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1090 चौराहे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर गुंडागर्दी की जा रही है। दिल्ली में भाजपा सरकार हमारे चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी है। यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन करती है तो पुलिस अपने डंडे चला रही है। इस योगी और मोदी की पूरे देश में पुलिस के जरिए सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। देश में लोकतंत्र है। वहीं पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों ने सर्जरी की।
मरीज की जान से खिलवाड़ का ये पूरा मामला बीएचयू ट्रॉमा सेंटर स्थित दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय का है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को बीएचयू के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में ओपीडी शुरू होने के साथ ही विभाग में ओटी में मरीजों का ऑपरेशन भी शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ समय बाद ही संकाय की बिजली गुल हो गई। डॉक्टरों ने इंतजार किया और बिजली नहीं आई तो मोबाइल टॉर्च जलाकर ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान ओटी में मौजूद डॉक्टर ने ही इसकी फोटो अपने मोबाइल से कैद कर ली। इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अस्पताल की लापरवाही पर जब संकाय के प्रमुख प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हालांकि उन्होंने ये माना कि अस्पताल में सोमवार को 1 घंटे के लिए टेक्निकल वजहों से बिजली चली गई थी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कस्टम विभाग ने इस दौरान 45,17,000 का सोना और चांदी बरामद किया है। आप बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, कस्टम विभाग ने 45,17,000 का सोना और चांदी बरामद किया है। वहीं इस दौरान 2 यात्रियों को 449 ग्राम सोना और 353 ग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे दोनों आरोपी। वहीं फ्लाइट संख्या 91194 से उतरे थे दोनों यात्री। आपको बता दें कि मिक्सर ग्राइंड की मोटर में छिपाकर सोना और चांदी ला रहे थे आरोपी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कस्टम विभाग ने सोना और चांदी छिपाकर ला रहे 2 लोगों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 45,17,000 का सोना और चांदी कस्टम विभाग ने आरोपियों के पास से जब्त किया है। वहीं बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पत्रकार पर सदर एसडीएम सौरभ दुबे भड़क गए। आपको बता दें कि सदर तहसील दिवस की खबर को कवर कर रहा था पत्रकार। इसी दौरान तहसील दिवस में अधिकारी मोबाइल पर व्यस्त थे, जिसको देखकर एसडीएम ने पत्रकार को कवरेज करने से रोक दिया। आपको बता दें कि पत्रकार का मोबाइल फोन जमा करने का भी एसडीएम ने आदेश दिया। बड़ी जानकारी आपको हम हरदोई से दे रहे हैं, जहां पत्रकार पर सदर एसडीएम सौरभ दुबे भड़क गए। आपको बता दें कि सदर तहसील दिवस की खबर को पत्रकार कवर करने गया था। इस दौरान तहसील दिवस पर अधिकारी मोबाइल पर व्यस्त थे, जिसका दृश्य बनाते वक्त एसडीएम ने पत्रकार को कवरेज करने से रोक दिया। आपको बता दें, पत्रकार का मोबाइल भी जमा कराने का एसडीएम ने आदेश दिया। वहीं देवघर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है और 2 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। ज्ञात हो कि ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन के वजह से खाली हो गई थी। इसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगा, गजट नोटिफिकेशन, वो 23 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 31 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट्स ये 3 अप्रैल को होगा और मतदान का दिन जो है, डेट ऑफ पोलिंग, वो 17 अप्रैल को होगा, 17 अप्रैल को। और काउंटिंग जो है 2 मई को संडे के दिन होगा और 4 मई से पहले इलेक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है कंप्लीट किया जाएगा और फ्लाइंग स्क्वाड्स हो गया और स्टैटिक चेक पोस्ट हो गया, वो सारा अब कार्य करना शुरू हो जाएंगे। वीडियोग्राफिक टीम भी और सारे कोषांग भी जिला स्तर से हम लोगों ने क्रिएट किया गया है और उसमें सारे कार्य भी चल रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कर दी गई है और अभी एक्सिलरी बूथ्स को मिला करके 487 बूथ्स हैं और
384 बिल्डिंग्स हैं। इन 487 बूथ्स में 164 हाइपर सेंसिटिव हैं, 226 सेंसिटिव हैं और 97 नॉर्मल सामान्य श्रेणी के हैं। पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण में कार्रवाई का दौर जारी है। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के जोन 6 वीरगंज में ये कार्रवाई की गई है। दाऊद अहमद की इमारत की 5वीं मंजिल को विकास प्राधिकरण की तरफ से गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि बिल्डर दाऊद अहमद ने 5वीं मंजिल पर अवैध निर्माण करवाया था, जिसके बाद वजीरगंज के नबीउल्ला रोड पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की गई है, जिसमें बिल्डर दाऊद अहमद ने 5 मंजिला पर अवैध निर्माण करवाया था, जिसको प्राधिकरण की तरफ से तोड़वाया गया है। बिहार विधानसभा में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सदन की मर्यादा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक सदस्य के पूछे सभी सवालों के ऑनलाइन जवाब न मिलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष मंत्री से पूछ रहे थे। मंत्री का दावा था कि उन्होंने 16 में से 14 सवालों का ऑनलाइन जवाब भिजवा दिया था, जबकि अध्यक्ष का कहना था कि 16 सवालों में से उन्होंने सिर्फ 11 सवालों के जवाब मिले हैं। बातचीत के दौरान ही मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्यादा व्याकुल न होने की सलाह दे डाली। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत मंत्री को टोकते हुए ये शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन मंत्री ने अध्यक्ष को उंगली दिखाते हुए कहा कि आप ऐसे निर्देश नहीं दे सकते, आप ऐसे सदन नहीं चला सकते। इस दौरान मंत्री ने एक बार फिर अध्यक्ष को व्याकुल न होने की नसीहत दे दी। इसके बाद आखिरकार अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही को रद्द कर दिया। वही बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पंजाब के जेल मंत्री की यूपी यात्रा से विधायक अलका आहत है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण नंद राय की पत्नी विधायक अलका राय ने प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी भेजी है। अलका राय ने चिट्ठी में कहा है कि दहशत में हैं सभी पीड़ित। उन्होंने कहा कि कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी पार्टी होगी। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पंजाब की जेल मंत्री की यूपी यात्रा से विधायक अलका आहत है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अलका राय ने कहा है कि पीड़ित दहशत में है, साथ ही कहा है कि कुछ भी होगा तो आप और आपकी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। वहीं नालंदा उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अफीम की तैयार फसल बर्बाद कर दी है। आपको बता दें कि ये बरामदगी नालंदा जिले के गोकुलपुर ओपी क्षेत्र में की गई है। नालंदा के उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि गोकुलपुर क्षेत्र के गांव स्थित एक बड़े भूभाग में अफीम की खेती भारी पैमाने पर की जा रही थी। सूचना मिलने के तत्काल बाद हरनौत प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ उत्पाद विभाग की टीम उक्त गांव में जाकर करीब 825 स्क्वायर फीट में की गई अफीम के तैयार फसल को जब्त कर लिया। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है और जिसको प्रोसेस करके हेरोइन नाम का नशीला ड्रग्स तैयार किया जाता है। वहीं आवाहन अखाड़े के संतों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि नीलधार में उनके अखाड़े में ना तो तंबू लगे हैं और ना ही सड़क बनी है और ना ही बिजली पानी की कोई व्यवस्था की गई है। शौचालय के बॉक्स जगह जगह पर रखे गए हैं, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। बाहर के लोग नीलधार में शौच कर चले जाते हैं, जिससे संत महात्मा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पर, उसके लिए झगड़ा करना पड़ता है जूना अखाड़े से। फिर दूसरी बात, वहाँ पर
जो नील धारा है उसके अंदर तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, जबकि प्रशासन को इतने समय से पहले का पता है कि यह कुंभ होना है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न रोड की है, न पानी की है, न लेटरिन की है, न बिजली की है, मूलभूत व्यवस्था कोई भी नहीं है। ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपने प्रशासन से शिकायत की कोई? आज किससे करें, कोई आया नहीं है। क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता है क्या? वो अधिकारी कैसे बैठे हो, जाते हैं रोड रोड पर घूमकर, बड़े बड़े महात्माओं से मिलकर, जो पदाधिकारी उनसे मिलकर चले जाते हैं। समस्या तो छोटे महात्माओं की होती है ना, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। बिहार का भोजपुर जिला अपराधियों के लिए सेफ जोन बन चुका है। जिले में हत्या, लूट जैसी घटनाएं आम बात सी हो गई हैं। अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं, फिर भी पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगती। नतीजा भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने घर में सो रहे अधिवक्ता के बेटे को गोलियों से भून डाला। उसे आनंद फानन में इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जख्मी की स्थिति काफी चिंताजनक है। डॉक्टर विकास ने कहा कि हमारी टीम हर संभव मदद कर जख्मी को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गया। आपको बता दें कि भोजपुर जिला अपराधियों के कारनामे की वजह से कुख्यात है। अब एक युवक को उसके घर के अंदर ही बदमाशों ने घुसकर गोलियों से भून डाला। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। वही मामले की सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई है। देश में कोरोना की तेजी से वापसी हो रही है। लगातार अन्य राज्यों में मामला बढ़ता देख हुए मुंगेर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंगेर जिला अधिकारी रचना पाटिल ने अपने समाहरणालय के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए अभी से ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अभी तक 22,700 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी वर्तमान में सदर अस्पताल में ओपीडी संचालित हो रही है। वहीं पुलिस अधिकारी एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी मीडिया के माध्यम से मुंगेर के लोगों से कोविड-19 से बचने के लिए अपील की है और कहा कि अगर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। केरल, पंजाब, हरियाणा जो कोरोना है, हालांकि वैक्सीनेशन आ गया है और बीच में केसेस कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन जो भी बहुत सी राज्यों में परिस्थितियां बन रही हैं और विशेषकर होली एक ऐसा पर्व है जिसमें जितने भी बिहार के निवासी जो अन्य राज्यों में रहते हैं वो निश्चित रूप से आते हैं इसको मनाने के लिए। तो एक बहुत प्रबल संभावना है कि विशेषकर जिन राज्यों में कोरोना का दोबारा रिसर्ज हुआ है, जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने साथ पुनः संक्रमण लेकर आए। तैयारियां हम लोग की जारी रहेगी। आज भी क्वारंटाइन सेंटर्स पुनः देखा गया है जी। तो तैयारियां उसी क्रम की रहेंगी। हम लोग अब बिल्कुल तैयार। मैडम, जैसे बाहर से जो लोग हम लोग की जो जैसा मैंने बताया कि मोबाइल टीम रहेगी जांच के लिए, स्टैटिक टीम जांच के लिए रहेगी। तो रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, ये यहाँ पर जांच के लिए। बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। वहीं घायल बदमाश सहित पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने कार, 2 तमंचा, रस्सी, चाकू, धारदार हथियार सहित इंजेक्शन बरामद किया है। आपको बता दें कि नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 151 में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम गौतम बुद्ध नगर से दे रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 घायल बदमाश सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने टिहरी जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आयोग के कार्यों और अधिकारियों की जानकारी लेते हुए डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि आयोग का गठन समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति
के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे व्यवहार और नम्रता से ही समाज में सरकारी सिस्टम के प्रति सकारात्मकता का सृजन होता है। उन्होंने कहा कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति की शिकायत को गंभीरता से नहीं सुना जाता है तो आयोग मामले को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा। लाभ राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को मिल सकते हैं, वो उनको उनका बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक जन जानकारी कार्यक्रम है जो कि हम हर ज़िले में चलाते रहेंगे लगातार। इसको हमारे जो कुमायूं में हमारे लोग हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो भी इस कार्यक्रम में को चला रहे हैं और हमारी तरफ से भी हर ज़िले में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। लाभ राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को मिल सकते हैं, वो उनको उनका बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली ये एक जन जानकारी कार्यक्रम है जो कि हम हर ज़िले में चलाते रहेंगे लगातार। इसको अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कैशियर अशोक शर्मा और अनुदान शाखा के लिपिक सियाराम को निलंबित कर दिया है। ऑडिट के दौरान 70 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि रीवा में तकरीबन 30 अनुदान प्राप्त स्कूल है, जिनमें से अधिकांशतः बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्कूलों में पदस्थ 200 शिक्षकों को शासन से वेतन और एरियर भुगतान की राशि जारी की गई थी। ये भुगतान साल 2018 में 2018 और 2019 के अनुदान प्राप्त शिक्षकों को भेजनी थी, लेकिन लिस्ट में शिक्षकों के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक करके दूसरों के खातों में राशि भेज दी गई, जिसके बाद उन्हें निकाल लिया गया। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी अशोक शर्मा निलंबित हो चुके हैं। इस मामले में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी, विगत वर्ष में किए गए भुगतानों की भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑडिट के बाद ये तथ्य सामने आई है कि हमारी डीडीओ के अंदर अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, उनका टीचर्स को अरियर्स वगैरह का राशि को गबन के रूप में ना किसी अन्य का खाता में डालने का या फिर गलत खाता में डालने का मामला प्रकाशन में आया है। जैसे हमारी नॉलेज में आया है, इमीडिएटली हम लोगों ने प्रमा फेशिया प्रथम दृष्टि मतलब लेखापाल और कैशियर लिपिक इन्वॉल्व है, और ये भी पता चला कि उनकी कोई रिश्तेदार और लोग हैं, उनकी क्लोज रिलेटिव हैं, उन लोगों के खाता में पैसा गया है, उन लोगों को हम लोग तत्काल निलंबित किए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑडिट के बाद ये तथ्य सामने आई है कि हमारी इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।